सभी का स्टार एजुकेशन परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है सुनील। चलिए शुरू करते हैं हम लोग एनसीईआरटी क्लास और हम लोग 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री। हम लोग आज से पहले 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज है हमारा तीसरा चैप्टर जिसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक, यानी कि गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। हम लोग पहले के चैप्टर्स में ये पढ़ चुके थे कि जो आदि मानव था या जो हमारे पूर्वज थे, यूं कहिएगा, आदि मानव ने क्या किया, बेसिकली हंटर और गैदरिंग था, यानी कि वो शिकार करने के लिए दर बदर भटकता रहता था, एक जगह से दूसरी जगह शिकार करने के लिए जाया करता था। लेकिन आज ये वो चैप्टर है कि कैसे मानव ने अपना भोजन खुद बनाना सीख लिया, कैसे उसने स्थायी निवास करना सीख लिया। इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि जो है वो भोजन जो है वो किस तरीके से बनाते थे, कैसे उसने अन्न उत्पन्न किया, कौन कौन से पालतू जानवर थे, पशुपालन कैसे किया, कैसे कैसे समाज बनाया, जनजाति बनाई, परिवार बनाया अपना, या कैसे कैसे शेप के घर हुआ करते थे, कौन से पत्थर इंपॉर्टेंट थे, कैसे चित्रकारी वगैरह या घरों में जो है डिजाइन वगैरह ये किया करते थे। चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिएगा ये सब कुछ कहानी इतनी बदल कैसे गई कि पहले तो मानव, आदि मानव जो था वो दर बदर भटकता था शिकार के लिए, लेकिन आज जो है वो स्थायी निवास में आ गया, एक जगह पे रुक के जो है भोजन बनाने लग गया, खुद अपना जो है वो गेहूं या जो उत्पादन करने लग गया। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है इस जलवायु परिवर्तन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। 12,000 साल पहले या 15,000 साल पहले हजारों सालों की एक जलवायु परिवर्तन हुई और जलवायु परिवर्तन जैसे जैसे हुई वैसे वैसे घास के मैदान बढ़ने लगे। घास के मैदान बढ़ने लगे तो हिरन है, भेड़ है, बकरी है या गाय है या और मवेशी जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। अच्छा, मानव ने सोचा कि मैं दर बदर भटकने की बजाय अब एक ही जगह रुक जाऊं और इसी जगह पे जो है मैं स्थायी निवास करके जो है वो अपना भोजन जो है बनाने लग जाऊं। जैसे गेहूं की खेती, जौ की खेती जो है ये करने लग जाए। इन्हीं के साथ साथ जो है ये खेतियां सारी की सारी ये करने लगे थे कहां पे, नदी के किनारे। अभी देखिएगा ये पॉइंट आपका बार बार रिपीट होगा, आप अपने मन में, जहन में बना लीजिएगा कि मानव सबसे पहले कहां रहने लगा था, तो नदी के किनारे ही रहेगा वो। क्योंकि मानव आज भी, कहिएगा आप लोग, उस जमाने की बात नहीं, आज की भी बात ये है कि हम लोग सबसे ज्यादा प्रेफर वहां करेंगे जहां पे पानी जो है उसकी अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो इस नदियों के किनारे ये ज्यादातर रहते थे। अच्छा, नदियों के किनारे रहते थे तो इनको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी कि जैसे ही नदी के किनारे रहेंगे तो बाकी कुछ हिंसक जानवर हैं वो भी तो आएंगे यहाँ पे पानी पीने के लिए, ठीक है। अच्छा, वो पानी पीने के लिए आएंगे और अगर ये भी अगर यहाँ रहने लग गए तो जो जैसे शेर आया तो इनको तो खा के अपना वो तो पेट पूरा भर लेगा। तो इन सभी से वो उन हिंसक जानवरों को डराने के लिए कुछ जानवर रखने लग गए, कुछ अपने पालतू जानवर रखने लग गए। यहां से उनकी, यूं समझिएगा, पालतू जानवरों की शुरुआत हुई। इसके साथ ही ये भी जानने लग गए कि कौन सी फसल हमें उगानी चाहिए। देखिएगा सबसे पहला टास्क तो यही था कि मानव को, आदि मानव को यह पता लगाना था कि कौन सा पौधा जो है वो हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि इतना आसान नहीं है कि पौधे, कोई भी पौधे और उस पौधे को आप मतलब पकड़ के खा जाइएगा। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो जहरीले होते हैं और हो सकता है वो शरीर के लिए हानिकारक हो। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये पता लगाया कि कौन सा पौधा जो होता है वो हमारे लिए खाने लायक है। अच्छा, उसके बाद में ये भी पता लगाना जरूरी है कि पौधे का कौन सा भाग जो है वो खाने लायक होता है। फिर तीसरा उन्होंने ये भी पता लगाया कि कौन सी फसल है या कौन सा पौधा जो है वो ज्यादा पानी में होता है, कुछ कम पानी में होता है। जैसे मान लेते हैं चावल की बात की जाए तो बहुत ज्यादा पानी में होता है, ये नदी के बिल्कुल आसपास वाले इलाके। अच्छा, नदी से थोड़े दूर इलाके हैं, वहां पे जौ हुई या गेहूं हुई, थोड़ा कम पानी वाले जो है फसलें इन्होंने धीरे धीरे जलवायु के साथ में जो है वो लगाना शुरू किया था। और के साथ ये पशुपालन की बात की जाए तो शुरुआत में जो इन्होंने भेड़ और बकरी पालने शुरू की थी, लेकिन उसके बाद में ये अन्य मवेशी जो है वो आगे थे। तो एक तो ये पॉइंट आपको हो ही गया समझ में कि पहले तो प्लांट इन्होंने देखा, एडिबल प्लांट जो होता है वो पता लगाया कि कौन कौन से पौधे हैं जो खाने लायक है। फिर उनसे जो है बीज निकाले, उनके जो बीज है वो निकाले। अच्छा, उन्हीं बीज को जमीन में बोया, फिर से उनसे फिर पौधा बना, ठीक है। उन्हीं पौधों फिर जो है फसल के रूप में लेके आए उसे, और ये प्रोसेस जो है हमारा एक टाइप से जो है वो चल ही रहा है। ऐसे ही इन्होंने जो है पालतू जानवरों को भी रखा। अब ये जो पशुपालन किया इन्होंने, ये किस तरीके से इनकी शुरुआत हुई। अभी मैंने कहा देखो ना, नदी के किनारे ये रहते थे। अब इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे जानवरों को रख लिया जो कि इनके लिए हिंसक कम थे और अपने आसपास रख लिया ताकि जो दूसरे जंगली जानवर है वो इनसे डर सके।
शुरुआत में तो इनका यही मकसद था, लेकिन धीरे धीरे इनको ये पता लगने लगा कि हमारे पास में अगर ये जंगली जानवर है, ये मवेशी हैं, तो इनसे भी हमें कुछ प्राप्त हो सकता है। जैसे भेड़ रखी तो भेड़ से ऊन प्राप्त होने लग गया, तो सर्दी के दौरान इनको ये वो बचाने लग गया। बकरी है, बकरी से दूध प्राप्त होने लग गया, और बाकी अन्य मवेशी गाय वगैरह रखने लग गए तो उनसे दूध प्राप्त होने लग गया। इनकी चमड़ी से या इनके मांस वगैरह से ये जो लोग हैं अपना गुजारा करने लग गए। तो धीरे धीरे इन्होंने ये फिनोमिना अपनाते रहे और ये सर्किल जो है इनका चलता रहा। ठीक है, चलिए अब हम इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ने वाले हैं उन जगहों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमने पिछले चैप्टर के अंदर जो है वो हुस्की के बारे में जाना था, कुरनूल केव के बारे में जाना था और भीमबेटका के बारे में जाना था। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पर्टिकुलर जो है वो नियोलिथिक साइट जो है, नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण वाले जितने भी ये आपके रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉक्स बने हुए, यही जैसे मेहरगढ़ हुआ, बुर्ज होम हुआ, उसके अलावा जो है दाऊजली हुआ, ये 3 क्षेत्र तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। के अलावा आपके ये बाकी और क्षेत्र भी हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जिक्र होगा हमारा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेहरगढ़, बुर्ज होम और के साथ दाऊजली, इन तीनों क्षेत्रों के बारे में जानना है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, यूं कहिएगा पूरे चैप्टर का समअप इन्हीं 3 जगहों से है जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर की शुरुआत में है कि खेती और पशुपालन की शुरुआत वो कैसे हुई, मैंने आपको बता ही दिया। धीरे धीरे बदलती जलवायु के साथ में लोगों ने अपना खान पान भी बदल दिया और अपने जो वनस्पतियां या बीज अंकुरण करके जो है बीज कैसे होते हैं, डंठल से कैसे टूटते हैं, कैसे गिरते हैं, जमीन में गिरने के बाद में कितने दिनों के बाद में उगते हैं, फिर उनकी रक्षा भी करना चिड़ियों से, जानवरों से और बाकी और पशुओं से भी जो है उनकी रक्षा करना। और ऐसे करते करते यूं कहिएगा ये फार्मर बन गए, ये कृषक बन गए। ठीक है, पशुपालक कैसे करने लगे, पशुपालक भी आपको मैंने बता दिया कि नदी के किनारे रहते थे तो बाकी हिंसक जानवरों से बचने के लिए, खुद की रक्षा करने के लिए और फिर धीरे धीरे अपने खाने पीने के लिए भी या उनसे भी इनको जो है बहुत सारा जो है वो प्राप्त होने लग गया था, खान पान का भोजन वगैरह भी। ठीक है, जैसे सबसे पहले इन्होंने कुत्ते के जंगली पूर्वज कुत्ते को जो है वो पालतू जानवर बनाया था। ये रहा कुत्ता। ठीक है भाई साहब, मेरे टिक्का ना लगाओ। ठीक है, ये काना बन के बैठा है। अब अगली बात यह है कि बसने की प्रक्रिया की बात करते हैं। देखिएगा, लोगों द्वारा पौधे उगाना, जानवरों की देखभाल करना या एक जगह पे एक झुंड बना के रह लेना, इसी को ही हम लोग बसने की प्रक्रिया का नाम देते हैं। एग्जाम्पल से अगर आप समझे कि लोग उस टाइम पे जो है ना वो वही पौधे लगाते थे या वही जानवर चूज करते थे जो कम बीमार पड़े। आज भी तो हम वैसा ही करते हैं भी, जो इम्यूनिटी पावर जिसकी ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा उत्पादन हमें जो प्राप्त करता है। जैसे हाइब्रिड नरमा लगाते हैं, पहले भी कपास उगाते थे, नरमा उगाते थे, लेकिन आज के नरमे में और आज से 10 साल पहले के नरमे में बहुत ज़्यादा फर्क है। उसमें सुंडी वगैरह की या बहुत सारी और बीमारियां आती थी, लेकिन आज वाले नरमे में इतनी बीमारियां नहीं आती। तो उस टाइम पर भी ऐसे ही पौधों का जो है प्रयोग करते थे जो बीमार कम हो, यानी कि जिसमें बीमारियां कम आए, और ऐसे ही जंतु या पालते थे जिनके अंदर भी इम्यूनिटी पावर थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है, अच्छा, और पौधों में भी ऐसे पौधे चुनते थे जिनके जो है बड़े दाने वाले अनाज हो। ठीक है, जैसे मतलब ऐसा नहीं कि छोटे दाने वाले। एग्जांपल से बाजरा नहीं था, बाजरा यहाँ पे बहुत छोटे दाने थे। बाजरे कंपेयर में गेहूं का दाना थोड़ा बड़ा होता, तो इन्होंने गेहूं को जो है वो चूज किया था। अहिंसक जानवरों को पालना इनका एक ये भी था कि वो भी बहुत जरूरी है, वरना तो शेर पालते तो फिर चैप्टर इनका ही खत्म हो जाता, फिर तो आज हमें ये पढ़ने को ही ना मिलता। काश इन्होंने शेर पाला होता तो ज़्यादा ठीक रहता। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले इन्होंने गेहूं और जौ को उगाया था। और अहिंसक जानवरों को पालने का सबसे बड़ा रीजन ये भी था क्योंकि देखिएगा इनके दांतों में फर्क है। आप ये नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, जैसे गाय के, आप भैंस के थोड़े दांतों को देखिएगा और शेर के दांतों को देखिएगा। खैर शेर के दांतों को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुत्ते के देख लीजिए, कुत्ता एक टाइप का जंगली ही है। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। सींगों में भी फर्क है। ठीक है, भैंस के सींग में और बाकी जो क्या कहते हैं मवेशियां, कुछ भैंस होती है जो जंगली भैंसें पाई जाती है, उनके सींगों में भी ठीक है धीरे धीरे जो है वो जलवायु परिवर्तन के साथ में या वक्त बदलने के साथ में जो है वो चेंजेस आता ही गया था। एक नवीन शैली, ठीक है, एक नया या कहिएगा आप लोग जो आपका जो नियोलिथिक काल है, इसके दौरान हम लोगों ने क्या सीखा, ये एक स्थायी निवास पे कैसे आए। हमारा मेन मकसद तो ये है सीखना। मान लीजिएगा एक आप बीज उगाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आज बीज उगाया, कल सुबह वो पौधा बन गया और परसों उससे फल लग गया। बीज उगाएंगे तो कुछ दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, कुछ महीने भी लग जाते हैं, फिर उसके ऊपर फल आता है, फिर फल पकेगा भी, कच्चा फल भी काम का नहीं है। इन सभी के अंदर जो है हमें लगता है टाइम। अच्छा,
खाली वो अगर पौधा उगाया तो उसके पास में फसल के साथ में हम जैसे मान लेते हैं अभी अभी टाइम चल रहा है नरमे का, अब नरमा उगाया तो ऐसा है नहीं कि नरमे के साथ में खरपतवार ना हो, खरपतवार को निकालना पड़ेगा, उसको सिंचाई करनी पड़ेगी, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। और जैसे मान लेते हैं बाजरा उगाए तो उसकी चिड़ियों से रक्षा करनी पड़ेगी। ये सारा काम करने में हमें लगेगा टाइम, और टाइम लगेगा मतलब लोग जो है एक ही जगह पे लंबे समय तक रहना सीख गए थे इन सभी के चक्रों में ही। अनाज जो है वो जो है बचा के रखने लग गए थे, भंडारण करने लग गए थे, ठीक है। और भंडारण करने का मतलब इस तरीके से जो है कुछ तो जमीन के अंदर या कुछ ऐसे लकड़ी के बना के या कुछ आपके गड्ढे वगैरह बना के जो है ये भंडारण करने लग गए थे, गड्ढे खोद खोद के या टोकरियां बना बना के। उसका रीजन भी था कि आगे लंबे समय तक इसका यूज हो सके, और दोबारा बीज भी बनाते, बीज को भी रखते थे ताकि आने वाले समय भी दोबारा जो है फसल को बनाया जा सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद की इंपॉर्टेंट बात है कि जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवरों को भी मतलब अभी मैंने कहा कि ये पालते थे अपने खाने के लिए भी, भोजन के भंडारण का एक बढ़िया तरीका था। एक तो ये अपने बच्चे देते थे, अब जैसे बच्चे देंगे तो इनकी संख्या बढ़ेगी। जैसे आप भैंस पालते तो भैंस के पाट डाली, पाट डी आई, फलाने लाई, दिमकाने लाई, ठीक है, उनसे फिर दूध प्राप्त होता था, तो एक भोजन का अच्छा स्रोत था। सूअर पालते हैं तो मांस का अच्छा स्रोत था। मुर्गी पाल रहे हैं, खैर मुर्गी का कोई यहाँ पे नहीं है लेकिन एग्जाम्पल से, तो ऐसे ये बच्चों की संख्या बढ़ती गई और इनका भोजन का भी एक अच्छा स्रोत। यूँ कहिएगा कि इनका फूड ग्रेनरी था, एक चलता फिरता भोजन का एक खाद्य भंडार बन गया था जानवर उस टाइम के। आरंभिक कृषक और पशुपालक, शुरुआत के जो आपके फार्मर थे या जो आपके एनिमल रेयरिंग करने वाले लोग थे, उनके बारे में अगर बात की जाए तो क्या थी, तो देखिएगा शुरुआत के अंदर इनको बेसिकली हमें जो पता लगा है वो ये पता लगा है कि कश्मीर में और पूर्वी दक्षिण भारत में जो है इनके सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं। कैसे पता लगा कि अनाज के कुछ जले हुए दाने मिले हैं, और जाहिर सी बात है अनाज के जले हुए दाने मिले हैं तो इनको पक्की बात है आग का पता होगा, एक ये भी पक्का कंफर्म हुआ। यहाँ पे बहुत सारे जानवरों की हड्डियां मिली है, जली हुई भी मिली है, तो इसका ये भी पता लगता है कि इन्होंने जानवरों के मांस को जो है वो पका के खाया होगा, कंफर्म सी बात है, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से मिले हैं उन जगहों के बारे में अगर आप पता लगाएं, जैसे गेहूं है, जो है, भेड़ है, बकरी है, मवेशी है, ये मेहरगढ़ जो आधुनिक पाकिस्तान के अंदर स्थित है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी के अंदर से बनते हैं ज़्यादातर। चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं आपके कोहलीडवा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है वर्तमान में। चावल के मवेशी, मिट्टी के खुर के निशान वगैरह ये मिले हैं महागड्ढा, आज ये उत्तर प्रदेश में वर्तमान में। गेहूं और दलहन ये मिले हैं गुफक काल, जो कि कश्मीर में है वर्तमान में। गेहूं, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भेड़, बकरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में। बुर्ज होम में, जो कि कश्मीर में है। हरे चने, गेहूं, बैल, भैंस, ये सारे चिरांद में मिले हैं, जो कि बिहार में पड़ता है। अच्छा जी, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर, ये हुल्लर में मिले हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में है। काला चना, जवार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर, ये पेयमपल्ली, जो कि आंध्र प्रदेश में है। मैं फिर कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हरे चने का जो पूरा स्थल था वो कहां पे था, तो आपको याद रहना चाहिए वो चिरांद। अच्छा, चिरांद कहां पड़ता है, याद रहना चाहिए बिहार में। आपसे पूछ लेंगे कि जो मवेशियों के खुरों के निशान थे वो कहाँ मिले थे, आधुनिक स्थान बताइए कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन उसका पुराना नाम क्या था, महागड्ढा था। इस तरीके से याद कर लीजिएगा, ये पूरे चैप्टर का निचोड़ ही इस एक स्लाइड के अंदर कह दूंगा मैं। अच्छा, स्थायी जीवन की ओर ये रहते कैसे थे, तो बुर्ज होम जो अभी हमने जिक्र किया कश्मीर वाला, अब कश्मीर में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी। अच्छा, ठंड है तो अभी खुले में तो नहीं रह सकते ये, तो ये क्या करते थे, ये ऐसे गड्ढे से बनाते थे, कुछ इस टाइप के ऐसे गड्ढे बनाते थे, आप देखिएगा, ठीक है। इनको हम लोग पिट हाउसेस बोलते हैं, पिट हाउसेस इन बुर्ज होम कश्मीर। इस टाइप के गड्ढे बना के, ये आज वर्तमान भी ऐसा है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसे चौरस से टाइप के गड्ढे बनाते थे और उनके अंदर जो है सीढ़ियाँ टाइप से होती थी अंदर उतरने के लिए, और सर्दियों के अंदर जो है ये इन्हीं के अंदर रहते थे, और के साथ इनके अंदर ये अपना जो है भोजन वगैरह भी स्टोर किया करते थे, ठीक है। अच्छा जी, इन झोपड़ियों के अंदर बाहर आग जलाने की जगह भी मिली है। आग जलाते थे क्योंकि एक तो रोशनी हो जाए, एक हिंसक जानवर से भी बचे रहे ये, ठीक है, और एक थोड़ी सी गर्मी भी हो जाए। अच्छा, पूरा पाषाण युगीन उपकरणों में से बहुत सारे भिन्न उपकरण नव पाषाण, पहले और अब उपकरणों में भी फर्क है, क्योंकि पहले के पत्थर थोड़े से चपटे टाइप के होते थे, लेकिन अब पत्थर जो है थोड़े नुकीले हो गए, थोड़े पॉलिशदार हो गए। इसके अंदर से हमें औखली और मुसल भी, आज भी आप हजारों साल के बाद में आज भी इसका प्रयोग कर रहे हैं, धान वगैरह कूटने के लिए यूज करते ही हैं। अच्छा, बर्तन इनके ऐसे मिले जो अलंकरण किए हुए, अलंकरण का मतलब है इनके ऊपर साज सजावट, इस टाइप के घड़े मिले हैं, आपको मैं दिखाता हूं, इस टाइप के अलंकरण, ठीक है। ये देखिएगा इस टाइप से डिजाइन वगैरह के, या ऐसे सिलवट्टे वगैरह, ये पॉलिश किए हुए इस टाइप के जो है उस टाइम के इनके औजार या बर्तन मिले हैं, ठीक है जी।
आगे बात करते हैं। अच्छा, बर्तनों में इनका खाने पकाने का भी पता लगा है। दो बर्तनों का इनका दो अवशेष मिले हैं कि एक तो ये बर्तनों में खाना पकाते थे और दूसरा मिला है कि इन्हीं बर्तनों के अंदर जो है ये भोजन को यानी कि गेहूं चावल दलहन वगैरह इनको भी स्टोर करके रखते थे। ये कपड़े बुनने के लिए कपास, मैंने कल भी बताया था, सिंडन नामक जो सिंडन बोलते थे कपास को, तो ये कपड़े बुनने के लिए यूज करते थे। अच्छा सर, बुनते किससे थे ये? तो पत्थरों से ही बुनते थे। पत्थरों को थोड़ा नुकीला करके उससे सुई टाइप से जो है वो बनाते थे। तो धीरे धीरे इन्होंने अलग अलग टाइम पे ये ऐसे परिवर्तन इनको देखने को मिले थे। अब अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे हमारा जनजाति, यानी कि अब हम लोग रहने लग गए हैं परिवार में। अब हम बना लेते हैं, धीरे धीरे मानव को ये पता लगा कि मतलब अलग अलग रहने की बजाय अगर झुंड में रहते हैं तो ज़्यादा जो है एक तो इकट्ठा होकर काम जल्दी से किया जा सकता है, हिंसक जानवरों से बचा जा सकता है। तो जनजाति के लोग जो है छोटी छोटी बस्तियों में रहने लग गए और ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसे आपा काका ताऊ मामा, ऐसे इस टाइप के ही इनके परिवार से टाइप के बनने लग गए। जनजाति के जो मेंबर्स होते थे वो शिकार करते थे, हंटर करते थे, भोजन को इकट्ठा करते थे, खेती करते थे, पशुपालन करते थे, मछली पकड़ने जैसा काम करते थे। इनके ये मान लीजिएगा धंधे थे, इनकी जॉब हुआ करती थी उस टाइम पे। ये महिलाएं जो थी उनका काम मेनली था खेती करना, ऐसा अवशेष बताते हैं, ठीक है। और मतलब जमीन तैयार कर देना, जैसे आज हम लोग हैरो कल्टीवेटर लगाते हैं ना, उस टाइप से जमीन तैयार कर देना, बीज बोने लायक जमीन बना देना, पौधे की देखभाल करना, चिड़ी वगैरह उड़ाना, फसल काटना, ये सारे काम महिलाओं के थे। बच्चे भी थे, टिंगर टिंगर भी भागते थे, मतलब इधर उधर चौंसलेबाजी करते रहते थे, चिड़ी उड़ा लेना और कर लेना, टिंगरों का काम था ये सारा। अच्छा, पौधे और फसलों को नुकसान ना पहुंचाए इसलिए टिंगर ये क्या करते थे, झुंड बनाते थे सारे और क्या करते थे, चिड़ियों को उड़ा लेते। अच्छा, फिर आदमी क्या करते थे जी? आदमियों का काम क्या था? आदमियों का मेन काम था एक तो मवेशी जितने भी पशु हैं उनका दूध निकालने, मतलब धार निकालने का काम ये इन्हीं का आदमियों का ही होता था। टोकरी बुनना, घर बनाना, औजार बनाना, झोंपड़ी बनाना, ये काम सारे आदमियों के थे। अच्छा, ये चौंचले भी करते थे, डांस वगैरह भी करते थे सारे के सारे। अच्छा, ऐसा नहीं कि अकेले आदमी करते थे, धार निकालने का काम दोनों भी स्त्री और पुरुष दोनों करते थे। जैसे आज करते हैं तो मतलब स्त्री धार निकाल रही है, वो आटा डाल रहा है, आगे पुरुष बैठा, ठीक है, भैंस के आगे, ठीक है। तो इस टाइप की प्रोसेस पहले भी हुआ करती थी, ऐसी बात नहीं कि आज थी ये। तो ये पूरा एक आप देख लीजिएगा, इस टाइप का इनके झोंपड़ी वगैरह बना के एक कह लीजिएगा इमेजिनेशन बेस्ड एक पिक्चर है ये पूरी की पूरी। इनके अंदर बहुत सारी अच्छा, ऐसा नहीं है कि आज जैसे हमारे नेता वगैरह होते हैं, उस टाइम पे भी इनका एक नेता भी होता था। कोई या तो बुढ़ा होता था, ठीक है, उस बुढ़े को नेता मान लेते थे, या कोई मतलब योद्धा ज़्यादा होता था, या कोई पंडित होता था तो जो ज्ञान वगैरह देता था, उसी को जो है अपना एक नेता मान लेते थे। उस टाइम पे भी माने जाता है कि बहुत सारे देवी देवता भी रहे होंगे। अच्छा, इन्होंने की कई सारी चित्रकारी तो मिली, हमने पहले के चैप्टर में पढ़ ही लिया है। जमीन, जंगल, घास, मैदान, इन सारे की जो है इनको ये अपनी एक कुनबे की संपत्ति मानते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि आज हमारे जैसे किले बंटे हुए हैं तो ये किला एक आदमी का है, ऐसा नहीं है, सारे किले सबके ही हैं, सारी भैंस सबकी है, सारी बकरी सबकी है। इस टाइप का इनका जो है वो जीवन रहा करता था। अब थोड़ा सा हम लोग माइक्रो तरीके से देखते हैं तो एक मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। मेहरगढ़ इस टाइप से चौरस टाइप के घर हुआ करते थे, बिल्कुल। ये तो आप हड़प्पा सभ्यता में भी पढ़ेंगे, जानेंगे आगे के चैप्टरों में। बिल्कुल रेक्टेंगुलर टाइप से बिल्कुल चौरस घर थे इनके। बोलन दरे के पास में हरा भरा समतल का घर। स्त्री और पुरुष में सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना, भेड़ बकरी पालना यहीं से सीखा था। सबसे पहले अस्त्रों पे जानवरों की हड्डियां मिली, हिरण सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां जो है वो यहीं पे मिली थी। और ये मेहरगढ़ जो है ये ईरान जाने वाले रास्ते पे है, बोलन दरे के पास में पड़ता है ये। और स्त्री पुरुष यहीं पे ही रहते थे सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा अवशेष कहा जाता है मवेशियों वगैरह के, हिरण के, जंगली सूअरों के, इनके यहीं पे मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए मेहरगढ़ के घरों की शेप कैसी थी तो चौकोर या आयताकार यानी कि स्क्वायर या रेक्टेंगुलर टाइप के ये घर हुआ करते थे। कुछ इस टाइप के ऐसे घर, या ऊपर से जो इनको ऐसे भूसे वगैरह से ही जो है वो ढक देते थे, ठीक है। अच्छा, इसी मेहरगढ़ में ये भी पता लगा है कि ये आज जैसे हम दफनाते हैं, कब्र वगैरह बनाते हैं, तो उस टाइम पे ये भी कब्र बनाते थे। मरने वालों के साथ में इन्होंने जो है बकरी वगैरह को भी दफनाते हैं। एक ऐसा अवशेष भी मिला है। बकरी को क्यों दफनाते थे जी? ऐसा माना जा रहा है कि बकरी को इसलिए दफनाया कि परलोक में जो मरा है उसको खाने के लिए कुछ भोजन चाहिए। बावड़ी बूझ तो मतलब हमेशा से ही रहे आए हैं, ठीक है। अब मरी गया तो उसको भोजन क्या चाहिए, मरी हुई बकरी साथ में दफना दी। ऐसे अवशेष भी मिले हैं मेहरगढ़ के अंदर, ठीक है। तो इनका ऐसा मानना है कि मरने के बाद में इसको भूख लगेगी।
अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि अर्लियर एंड लेटर लेवल्स के बारे में पता लगाए तो इस तरीके से देखिएगा कि पहले कभी मेहरगढ़ में कुछ लोग रहा करते थे, धीरे धीरे वो मरे, ठीक है, तो नीचे दब गए। उसके बाद में मान लेते हैं हड़प्पा सभ्यता आई है तो वो यहाँ पे रही है, फिर वो दब गई, फिर उसके बाद में कुछ और काल आए हैं वो यहाँ पे रह गए, फिर और आए, ऐसे मरते गए लेवल, मतलब जो सबसे पुराना है वो नीचे रहता गया और फिर धीरे धीरे नए 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 ऊपर होता गया। तो इसीलिए खुदाई में सारी चीज़ें मिलती है। जैसे आप सोच रहे होंगे कि खुदाई में ऐसी सारी चीज़ें क्यों मिलती है, क्योंकि धीरे धीरे जो है समय बदलता गया और ये लेयर बनती गई। तो लेयर 4 है वो सबसे नीचे की लेयर हुई और 3, 2, 1 जो नई नई लेयर्स में बात करते हैं हम लोग। इसके अलावा भी इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, एक तो चताल ह्यूक तुर्की के अंदर है, जहां पे सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से है ये चताल ह्यूक नामक जगह है जो कि तुर्की में है। यहाँ पे भी बहुत पुराने अवशेष मिले हैं, ठीक है। अच्छा जी, और क्या है कि ये दूर दराज स्थानों से बहुत सारी चीज़ें भी लाई जाती थी, ऐसा समझा जा रहा है। सीरिया से एक चमकदार पत्थर लेके आए थे, ये लाल सागर से कोड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ, ठीक है। ये देखिएगा सीरिया से लाए गए ये चमकदार पत्थर, इस टाइप के लाल सागर की कोड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। अच्छा, सारी चीज़ें लाते तो ऐसा इनके पास ये नहीं था कि उस टाइम पे कोई पहिए का आविष्कार हुआ था, ध्यान रखिएगा, अब तक पहिए का आविष्कार नहीं हुआ है। तो ये पैदल ही यात्रा कर रहे हैं, पीठ पे लद लद के ही सारा ये काम जो है कर रहे हैं। एक है दाऊजली हेडिंग, ब्रह्मपुत्र घाटी का क्षेत्र है ये, ठीक है। यहाँ पे खरल और मुसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है खरल और मुसल के पत्थरों के उपकरण कहाँ मिले हैं, तो दाऊजली हेडिंग में मिले हैं। अच्छा, नदी का क्षेत्र है तो अनाज भी यहाँ पे उगाते होंगे लोग बहुत सारे। एक और वेरी इंपॉर्टेंट है जेटाइट पत्थर, बहुत महंगा पत्थर है वर्तमान के समय में। ये पत्थर चीन से लाया गया और इस पत्थर के अवशेष कहाँ मिले हैं, दाऊजली हेडिंग में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है। इसके अलावा काष्ठम के औजार, लकड़ी के औजार और बर्तन वगैरह जो है वो भी यहाँ मिले हैं। ये है वो पत्थर जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। जेटाइड इसका नाम है, ठीक है। ऐसे सिलवट्टे वगैरह, ऐसे हथियार पत्थर वगैरह भी यहाँ पे दाऊजली क्षेत्र के अंदर मिले हैं। तिथियों की बात करें तो बसने की प्रक्रिया आरंभ हुई थी लगभग 12,000 साल पहले और मेहरगढ़ में बस्ती 8,000 साल पहले आरंभ हुई थी। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री, मैं कह रहा हूँ, और कुछ खास में है ही नहीं, बस चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद रखनी है और कहानी है, बस कहानी को सुनते जाओ। मैं मेरी तरफ से कोई मिर्च मसाला एडिट नहीं कर रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको जो एनसीईआरटी बुक्स के अंदर आपके अवेलेबल है। आप मुझसे पढ़ के एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगी और चैप्टर जल्दी से समझ आ जाएगा। ये मत भूलिएगा कि आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे खुद ही। मैं आपका केवल मेंटर हूँ, मैं आपको केवल गाइड कर पा रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसे ऐसे पढ़ना है। आपको थोड़ा आसान कर पा रहा हूँ, आपको चीज़ें थोड़ी सी इजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को नोट्स बनाने पड़ेंगे, अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी जाके आपका ये एनसीईआरटी का सेशन पूरा होगा। वरना नॉर्मल वीडियो की तरह, नॉर्मल क्लासों की तरह ये भी क्लास जो है बीत जाएगी। तो प्लीज़ इस बात को थोड़ा सीरियस लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे वो बातें नहीं है कि मिर्च मसाले एडिट करके थोड़ा अलग से, हम केवल किताबों को पढ़ेंगे एनसीईआरटी को। और ये पढ़ना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जेटाइड पत्थर जो है वो कहाँ से मिला है, दाऊजली हेडिंग से। ये आपको नॉर्मल बुक्स के अंदर आप मार्केट की उठा के देखो, 10 में से 8 किताबों में से मिलना पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ही रेयर चांस है ये, ठीक है। कहाँ से लाया गया, चीन से। ये छोटी छोटी चीजें यहीं पे ही मिलेंगी आपको, ठीक है। तो आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा इन सभी चीजों को। अभी एमसीक्यू क्या है, चलो आज हमारे एमसीक्यू है सही और गलत के, मतलब इनमें से ठीक है या गलत है उनके बारे में पता लगाएं। तो सबसे पहला इससे पूछा है कि हल्लूर जो है वहाँ पे क्या जवार बाजरा मिले हैं। हल्लूर आपको मैंने अभी पढ़ाया कि आधुनिक आंध्र प्रदेश के अंदर है, बिल्कुल। यहाँ पे जवार बाजरा मिले, मवेशी मिले, भेड़ बकरी और सुअर मिले, तो ये ठीक रहेगा। बुर्ज होम में लोग आयताकार घरों के अंदर रहते थे, देखिएगा। बुर्ज होम के अंदर मैंने अभी बताया आपको कि ये वो जगह थी जो कि कश्मीर में पड़ता है, बुर्ज होम हमारा। और यहाँ पे लोग गर्त के अंदर रहते थे, ठीक है, जो कि गड्ढे बना के रहते थे, इनको गर्तवास या पिट हाउसेस कहते हैं। तो ये पिट हाउसेस के अंदर रहते थे। आयताकार घर जो है वो मेहरगढ़ के अंदर थे, तो ये थोड़ा सा ऑप्शन वाइज अगर होते तो गलत रहता। चिरांद कश्मीर का है, नहीं, बुर्ज होम कश्मीर का है। चिरांद अभी आपको मैंने बताया है कहाँ का है, बिहार का है, जहाँ पे गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल वगैरह मिले थे। अच्छा, जेटाइड दाऊजली हेडिंग में मिला है, बिल्कुल ठीक है ये बात। और चीन से लाया गया होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। यही था हमारा चैप्टर। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कल फिर 7 बजे हाजिर होऊंगा एनसीईआरटी की क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।